हेलो साथियों, जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत बेहतर होंगे और आप सभी के बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। जैसा कि मेरे प्यारे साथियों आप लोगों को पता ही है कि हम लोग क्लास 12 केमिस्ट्री के अनसॉल्व्ड पेपर को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना मेरे भाई। कक्षा 12 रसायन विज्ञान के अनसॉल्व्ड पेपर को सॉल्व कर रहे हैं और ये है हमारा 2025 का, ध्यान रखना मेरे भाई, 2025 का सेट नंबर 6। ये चीज आप अच्छे से क्लियर रखेंगे। सेट नंबर 6 और सेट का कोड है KE। ओके। और एक बात हम आप लोगों को बता दें कि इससे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकंड इसके पार्ट 1 में कंप्लीट कर चुके हैं। यानी आज के जो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं वो सभी के सभी क्वेश्चन हम लोग पार्ट नंबर 2 में सॉल्व करेंगे, ठीक है ना मेरे भाई। तो अच्छी तरीके से चीजों को आपको क्लियर करना है कि आपको हर एक सेट को सीरियल से देखना है, चीजें बेहतर तरीके से आपको समझ में आएंगी, ये मेरी गारंटी है, मेरा दावा है, ठीक है ना भाई। हाँ, अगर आपने अभी तक मेरा पिछला लेक्चर देख रखा होगा तो आपको ये चीज अच्छी तरीके से पता है कि पूरे के पूरे यूट्यूब में आपको इस तरीके से चीजें बिल्कुल भी नहीं सिखाई गई होंगी। अनसॉल्व्ड पेपर को इस तरीके से किसी ने नहीं पढ़ाया होगा, ये मैं आपसे दावा करता हूँ। ठीक, एक बार केवल 5 मिनट रुक करके पढ़ करके जाइए मेरे भाई, यकीन मानिएगा आप यहाँ पर बेहतर तरीके से चीजों को सीखने की कोशिश कर पाएंगे, ठीक है ना मेरे भाई। चलते हैं अब अपन नेक्स्ट। आज का जो क्वेश्चन होगा आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, हम लोग दूसरा के घ नंबर तक क्वेश्चन को कंप्लीट कर चुके थे, ठीक है ना भैया। आज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है भैया क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। यहाँ से आज की कहानी शुरू करते हैं और चीजों को सीखने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना भैया। चलिए शुरू करते हैं और ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। अब 3 का जो है ना, ये पहले चैप्टर का न्यूमेरिकल है और 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया आपसे। ठीक, बहुत आसान सी चीज होती है, पढ़िए जरा ध्यान से। कह रहा 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर यूरिया के ठीक है ना M/10 विलियन का परासरण दाब ज्ञात करने आए और आर का मान आपको कुछ ऐसा दिया गया। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है भैया। आपको सबसे पहले जो चीज दी गई है उस चीज को समझ लेते हैं। ठीक, जो आपको दिया गया है वो दिया गया है टेम्परेचर। बोलो ध्यान से, क्या दिया गया है? टेम्परेचर। और ध्यान रखना कितना दिया गया है, तो जवाब आया भैया 27 डिग्री सेंटीग्रेड दिया गया। हमेशा मेरे भाई एक चीज याद रखना कि इस टेम्परेचर को कभी भी डिग्री सेंटीग्रेड में नहीं लिखा जाता, केल्विन में बदलना पड़ता है। और केल्विन में बदलने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? 273 जोड़ देना, ठीक है। चीजें क्लियर करते चलेंगे एक साथ में, है ना। ये जो टेम्परेचर हो गया आपका वो लगभग 300 केल्विन के आसपास निकल आएगा। ठीक, अब दूसरी चीज आपको दी गई है भैया कि M/10 यूरिया के M/10 विलियन का परासरण दाब। यानी ये जो दिया गया है ना, ये दी गई आपकी सांद्रता। और सांद्रता को मेरे भाई अपन लिखते हैं C से। किससे लिखते हैं? C से। तो जो C का मान है वो कितना दिया गया है? 1/10 मोलर। ठीक, M/10 को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 1/10 मोलर। ठीक, फिर कह रहा है कि का परासरण दाब ज्ञात कीजिए। तो परासरण दाब का मतलब क्या होता है? तो बोलोगे भैया पाई, यानी आपको पाई का मान आपसे पूछ दिया गया है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और जो मान आपको दिया गया है वो दिया गया है आर का। कितना दिया गया है? तो कह रहा है 0.0821 लीटर, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्रति केल्विन मोल। ठीक है, उसको छोड़ो, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब अपन बातचीत करते हैं इसके क्वेश्चन को सॉल्व करने के तरीके को लेकर के, ठीक है ना भैया। तो बहुत ही आसान सा कहानी है, अगर आप चीजों को ध्यान से देखेंगे तो यकीनन आपको बेहतर तरीके से चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक है ना भैया। अब हमने आपसे कहा कि जरा इस चीज को भी देखते हैं। तो आपके पास एक फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है? पाई बराबर C/R/T, ठीक है ना। ये परासरण दाब का एक फॉर्मूला होता है भैया। ठीक, पाई बराबर C/R/T, ये फॉर्मूला आपको रट्टा मार लेना है, ठीक है। अच्छा, इसी C की जगह पे हम लोग जब, और हमारे पास में ये सांद्रता डायरेक्ट नहीं दी जाती है, तब हम लोग इसी जगह पे हम लोग लिख देते हैं क्या? N/V। क्या लिख देते हैं? N/V। तो फॉर्मूला बन जाता है पाई V बराबर NRT, ठीक है ना। तो वो बात की बात है, जितना हमारे क्वेश्चन में दिया गया हम उसके हिसाब से फॉर्मूला लगाएंगे और उसी हिसाब से अपना आंसर बना लेंगे, ठीक है ना भैया। चलिए अब देखते हैं जरा ध्यान से। तो आप यहाँ पर लिखेंगे क्या कि पाई बराबर C का मान आपने देखा कितना मिला आपको? 1/10, ठीक है ना भैया, ऐसे लिख दो इनटू। अब उसके बाद में क्या लिख रखा है आपका? R का मान कितना दिया गया है? तो बोलोगे 0.0821। समझ रहे हो ना, इस तरीके से ध्यान रखेंगे। अब उसके बाद आगे देखो ध्यान से। तो आपको दिख रखा है टी, तो टी का मान आपने देख लिया कितना निकल कर आया? बोले भैया 300 निकल करके आया, ठीक है ना। कितना निकल कर आया? 300 निकल के आया। ठीक, अब हमने कहा जरा इसका पॉइंट हटाओ। जैसे ये वाला पॉइंट हटाओगे आप देखोगे नीचे आपको 4 जीरो देखने को मिलेंगे, ठीक है ना मेरे भाई। कितने जीरो मिलेंगे? 4 जीरो देखने को मिलेंगे। ठीक, अब जो जो लगे आपको कटता हुआ उसको काट दो, फिर मल्टीप्लाई करा दो, आंसर बन जाएगा। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ से आपको देखोगे 1 और ये 1 कितने हो गए? 2। तो 2 जीरो यहाँ से भी आप काट दीजिए, बोले कोई दिक्कत नहीं। अभी कितने जीरो नीचे बचे? 3। अब ऊपर से पहले 3 का मल्टीप्लाई करा दीजिए। तो मैंने कहा पाई बराबर
3 एकम 3 और 3 दूनी 6 और 8 त्रिका 24, ठीक है ना भैया। ये आपके पास में आया और अब नीचे आपके पास में कितने अभी 3 जीरो बचे हुए हैं। आप 3 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे तब आपको मिलेगा 2.463 और इसका मात्रक आप लिख सकते हैं वायुमंडल। क्या लिख सकते हैं? वायुमंडल, ठीक है ना भैया। अब जरा हमें बता दो कि कहीं आपको कोई प्रॉब्लम है क्या, ठीक है। अगर अभी भी कोई समस्या रह गई तो भैया कमेंट बॉक्स में हर एक चीज को बता करके जाना है मेरे भाई, ठीक है। मैं वहां पर कोशिश करूंगा आपकी हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने की, ठीक है ना। या अगर वहां नहीं बता पाता हूं तो नेक्स्ट वीडियो में 100% में आपके कमेंट्स को, ठीक है ना, यहाँ पर बताऊंगा करके, ठीक है ना। तो चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बातचीत करेंगे। हो गया ना, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भैया, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की कहानी को भी समझना है और बड़े ध्यान से समझना है मेरे भाई, ठीक है ना। चीजें बहुत आसान होती हैं, बस धीरे धीरे आप एक बार कोशिश करते चलिएगा मेरे साथ में, मैं सब कुछ यहीं पर आपको सिखा दूंगा, ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलो अभी ध्यान देते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे के खा के बारे में, ठीक है ना। अब कह रहा आणविक सूत्र आपको कुछ दिया गया है C4H10O के सभी संभावित समावयवी एल्कोहलों के सूत्र लिखिए, ठीक। मतलब आपको एल्कोहल के फॉर्मूले बनाने हैं इस आणविक सूत्र को यूज करके, ठीक है ना भैया। देखो ध्यान से, तो क्या दे रखा है आपको, कह रहा है C4H के 10 है, C4 और H के कितने हैं? 10 हैं, और एक आपके पास में किसका दिया गया? ऑक्सीजन का दिया गया, ठीक। इस चीज को यूज करके आपको जो है ना एल्कोहल के फॉर्मूले बनाने कितने बना सकते हैं, ठीक। तो हमने कहा भैया चलो शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आप ऐसे बनाएंगे मेरे ख्याल से, ध्यान से देखिएगा कि चारों कार्बन को आप ऐसे एक सीध में जोड़ दीजिए, ठीक। तो क्या मिलेगा आपको? CH3 CH2 CH2 और एक बार और लिखो CH2, चारों कार्बन जुड़ गए, बोले ठीक है। अब इसी में आप क्या करिए OH जोड़ दीजिए, जरा ध्यान से देखना मेरे भाई, ठीक है। 1 2 3 4 कार्बन है, बोले ठीक है। हाइड्रोजन गिन लो, 3 2 5 2 7 2 9 और 1 10, ठीक है। एक ऑक्सीजन है, ठीक है। अब ये जुड़ा कितने नंबर पर है? तो आपका जवाब आएगा भैया कि ये हमने कितने नंबर में जोड़ रखा है, तो बोलो भैया 1 नंबर में। तो अब अगर पहली बार में 1 नंबर में OH को जोड़े हो तो हमने कहा एक बार और लिख लो, ठीक है ना। अब इस बार 2 नंबर में जोड़ दो OH को, क्या ही दिक्कत है। तो बोलोगे भैया ठीक है, चलो लिखते हैं CH3 CH2 और यहाँ पे लिख देना CH, इधर पे लिख देना है CH3 और इस बार OH को कितने नंबर में जोड़ दो आकर के? बोल भैया 2 नंबर में। फिर से गिन लेते एक बार, कार्बन तो चारों दिख रहे हैं, हाइड्रोजन गिन लो, 3 2 5 और एक ये 6 3 9 और एक ये 10, ठीक है। कहानी बन गई भैया। अब क्या करेंगे? अब हमने कहा एक तीसरा क्वेश्चन भी बना के देख लो भैया, क्या दिक्कत है ना। तो हमने कहा तीसरा क्वेश्चन बनाने के लिए आपको कुछ ऐसे ध्यान रखना है, और अपन ने कहा चेन थोड़ी इधर उधर करते हैं, किसको? चेन को तितर बितर करते हैं। अभी 3 कार्बन की चेन बन, सॉरी 4 कार्बन की चेन बनी थी, इस बार कोशिश करते हैं कि कार्बन की चेन कितने की बने? 3 कार्बन की ही चेन बने, ठीक है ना। तो हमने कहा ऐसे लिख सकते हो 3 कार्बन की चेन के लिए मेरे भाई। जरा बताओ यहाँ तक कोई समस्या? कार्बन देखो 4 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? बोले ठीक है। अब ध्यान से देखो, 3 3 6 और एक ये 7 2 9 और एक 10, हाइड्रोजन की भी कहानी, ठीक है। तो बोले भैया 3 तो हमें ये शक्लें बन गई, क्या और कोई ऐसी पॉसिबल शक्ल बन सकती है मेरे भाई? सोच करके देखो जरा ध्यान से, क्या कोई और इसकी पॉसिबल शक्ल बन सकती है? तो चलिए एक बार चेकआउट कर लेते हैं, क्या बन सकती है कि नहीं बन सकती है मेरे भाई। हमने कहा आपसे एक बारी जो है ना कुछ इस तरीके से लिख करके देखो, ठीक है ना। कुछ इस तरीके से लिख करके देखो, क्या लगता है ये कहानी हो सकती है कि नहीं हो सकती है मेरे भाई? सोचो जरा ध्यान से, ठीक। जोड़ कर देखो, चारों कार्बन दिख रहा है? बोले ठीक है, कहानी में चारों कार्बन है। हाइड्रोजन गिन लो, 3 3 6 3 9 और एक 10, हाइड्रोजन भी 10 दिख रहे हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप इसके 4 संभावित एल्कोहलों के फॉर्मूले बना सकते हैं मेरे भाई, ठीक। अगर आपको चीजें क्लियर हुई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा मेरे भाई, ठीक है ना। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ले लिया ना? चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो ध्यान से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, जरा देखो पढ़ो। कह रहा है क्वेश्चन नंबर गा, ठीक। कह रहा क्लीमेंसन अपचयन को उदाहरण देते हुए समझाइए, ठीक है ना। बहुत आसान सी रिएक्शन है, क्लीमेंसन अपचयन को उदाहरण देकर के समझाइए, ठीक है। मैंने कहा आपसे कि हमारे पास में एक रिएक्शन का नाम है क्लीमेंसन, ठीक है ना। कहाँ जा रहे हो भाई? ऐसे लिखना है, क्लीमेंसन अपचयन अभिक्रिया, ठीक है ना। ये हो गई क्लीमेंसन अपचयन अभिक्रिया, ये है, ठीक। तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें हमें एक काम करना होता है कि हमें कार्बोनिल यौगिक लेने होते हैं। क्या लेने होते हैं? कार्बोनिल यौगिक लेने होते हैं, और उन कार्बोनिल यौगिकों का अपचयन कराना होता है, ठीक है ना। थ्योरी हम आपको बोल देंगे बाद में, तो नोट कर लीजिएगा। पहले अपन क्या करते हैं, एग्जाम्पल को निपटा लेते हैं, ठीक है, कि कैसे कैसे इसमें चीजें काम करती हैं, ठीक। मैंने कहा आपसे जरा ध्यान देना, हम ऐसे एक एग्जाम्पल लिख सकते हैं क्या कि कार्बोनिल यौगिक हमने ले लिया, मान लो
एसीटेल्डिहाइड। तो CH3 डबल बॉन्ड O और यहाँ पर अपन ने क्या ले लिया। तो अब आपको क्या करा देना है, इसका अपचयन करा देना। अपचयन जब कराओगे तो अपचयन का मतलब क्या होता है, तो बोलोगे भैया हाइड्रोजन के साथ में अभिक्रिया, ठीक है ना। किसके साथ अभिक्रिया, हाइड्रोजन के साथ में। बस यहाँ पर आपको जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि आपको यहाँ पर इसका उत्प्रेरक का नाम याद रखना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप लेते हो कि सोडियम तथा पारा का अमलगम, क्या बोलते हो, सोडियम तथा पारा का अमलगम लेना होता है। और दूसरी चीज आपको क्या लेना होता है, तो वो बोलोगे सांद्र HCl। क्या लेना होता है आपको, सांद्र HCl लेना होता है, ठीक है, यानी कंसंट्रेटेड HCl ले लेना, ठीक। इतनी बात बताओ जरा, अगर समझ में आ गई है कहानी तो। अब अपचयन कराना है तो क्या करते हैं, जरा बड़े ध्यान से समझिएगा मेरे भाई। मैंने आपसे कहा कि क्लीमेंसन अपचयन अपक्रिया से आपको जो है ना देखने को यहाँ से मिलेंगे क्या, तो बोलो भैया हमें यहाँ से क्लीमेंसन अपचयन अपक्रिया से यहाँ से हमने कहा दो, ये निकाल दो ऑक्सीजन, ठीक। ऑक्सीजन निकालोगे तो इसको कितने हाइड्रोजन देने पड़ेंगे, तुम बोलोगे भैया 2 दे देंगे, ठीक है। 2 हाइड्रोजन दोगे ऑक्सीजन को तो तुम देखोगे कि तुम्हारा आसानी से क्या बाहर जाएगा, बोले चल। अब ध्यान से देखो, तो जैसे ऑक्सीजन गया तो इसके 2 बॉन्ड खाली भी तो हो गए ना भैया। अब अगर खाली हो गए तो इस कार्बन को भी कितने हाइड्रोजन चिपका दो आकर के, तो बोलोगे भैया 2 हाइड्रोजन दे देंगे। अब इसको भी 2 दे दिए। तो यहाँ पर आप देखोगे कि जो आपको फाइनली फॉर्मूला मिलेगा वो मिलेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक है ना भाई, ये ध्यान रखना। और जो बाहर हुआ वो क्या बाहर हो गया आपका, तो बोलोगे जल बाहर हो गया, ठीक। अब ये जो चीज आप देख पा रहे होगे तो ये क्या बन गया आपका, एथेन बन गया। क्या बन गया, एथेन। टोटल हाइड्रोजन कितने काम में ले लिया आपने, तो बोलोगे 4 हो गए। क्लीमेंसन अपचयन अपक्रिया, ठीक है ना। तो आप बोलोगे इसमें क्या कि सोडियम पारा अमलगम तथा सांद्र HCl की उपस्थिति में, सुन लो ध्यान से, सोडियम पारा अमलगम तथा सांद्र HCl की उपस्थिति में कार्बोनिल यौगिकों के अपचयन द्वारा, कार्बोनिल यौगिकों के अपचयन द्वारा एल्केन प्राप्त होते हैं मेरे भाई। क्या प्राप्त होते हैं, एल्केन प्राप्त होते हैं। इस चीज को हम लोग बोलते हैं क्लीमेंसन अपचयन अभिक्रिया। बात समझ में आ गई कहानी की नहीं आ गई, ठीक। तो फटाफट से मेरे भाई जल्दी से नोट कर लीजिएगा चीजों को, फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, पढ़ो जरा ध्यान से। कह रहा क्वेश्चन नंबर घ, क्या देखा, क्वेश्चन नंबर घ। कह रहा टॉलन अभिकर्मक क्या है ना। टॉलन अभिकर्मक किसे कहते हैं ये पूछा गया। कह रहा इसकी ग्लूकोज के साथ अपक्रिया का रासायनिक समीकरण भी लिखिए, ठीक। कोई दिक्कत नहीं, पहले टॉलन अभिकर्मक को निपटा लेते हैं, ठीक है ना भाई। तो क्वेश्चन नंबर आपको क्या करना है, घ, और घ में आपसे पूछा गया है कि टॉलन अभिकर्मक किसे कहते हैं। क्या पूछा गया आपसे कि टॉलन अभिकर्मक किसे कहते हैं, ठीक है ना, अभिकर्मक, ओके ऐसे। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है क्या कि 2 पदार्थों के मिश्रण को टॉलन अभिकर्मक कहा जाता है। मैं थ्योरी नहीं लिखूंगा, आपको लिखनी पड़ेगी, मैं बोल देता हूँ, तो लिखिएगा सभी लोग। सिल्वर नाइट्रेट तथा अमोनियम हाइड्रोक्साइड, सिल्वर नाइट्रेट तथा अमोनियम हाइड्रोक्साइड के विलयन को, सिल्वर नाइट्रेट तथा अमोनियम हाइड्रोक्साइड के विलयन को टॉलन अभिकर्मक कहते हैं, ठीक है ना मेरे भाई। डेफिनेशन याद कर लोगे, बोले कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो जिन दोनों के मिश्रण को अपन क्या कहते हैं, टॉलन अभिकर्मक कहते हैं, ठीक। अब कह रहा है इसकी ग्रिग्नार्ड सॉरी ग्लूकोज के साथ में, किसके साथ, ग्लूकोज के साथ में अपक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए, ठीक है ना भैया। आपको एग्जाम्पल बहुत बेहतर तरीके से याद रखना है, ठीक। सबने पता है कि ग्लूकोज का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, C6H12O6, यही तो होता है। बोलो फटाफट साथ में, क्या ग्लूकोज का यही फॉर्मूला नहीं होता है क्या, जरा बोल के देखो। बोलोगे भैया बिल्कुल बेशक होता है, लेकिन मेरे भाई एक बात आप अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा कि अगर आपने यही फॉर्मूला अपने दिमाग में बैठा रखा है ग्लूकोज का, तो आप रिएक्शन नहीं सीख पाएंगे, केवल फॉर्मूला याद करके रख पाएंगे, ठीक है ना। इसलिए मैं आपको थोड़ी सी हिदायत देता हूँ ये कि आपको भैया ना क्या करना पड़ेगा कि इसके चीज को याद करने के लिए, मतलब इसके रिएक्शन को बनाने के लिए आपको मैं एक फॉर्मूला लिख करके दिखाता हूँ कि इस फॉर्मूले को और कैसे लिखा जा सकता है, ठीक है ना भाई। तो आप इस फॉर्मूले को लिखोगे CH2OH, क्या लिखोगे, CH2OH, और उसके बाद आप लिखोगे CHOH का होल 4, ध्यान रखना मेरे भाई, CHOH का होल 4, और उसके बाद आप लिखोगे C डबल बॉन्ड O और H, ठीक है ना, ऐसे लिखा जाएगा ये। अब बोलोगे भैया ये क्या ऐसा भी लिख सकते हैं इसको, क्या बिल्कुल लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो मेरे भाई। इस तरीके के क्वेश्चन को ऐसे लिखा जा सकता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर भी टोटल आपको कार्बन ही 6 ही दिखेंगे, हाइड्रोजन 12 दिखेंगे, ऑक्सीजन 6 दिखेंगे, ठीक। लेकिन इसकी जो एक्चुअल शकल है भैया वो ये इस तरीके से है, क्योंकि सेम इसी फॉर्मूले को हम लोग फ्रक्टोज भी बोलते हैं मेरे भाई, और इसी सेम फॉर्मूले को हम लोग ग्लैक्टोज भी बोल देते हैं, ठीक। तो ये चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी ना भैया, कि रिएक्शन सीखनी है हमें किसकी, ग्लूकोज की, तो ग्लूकोज की पर्सनल शकल तो कुछ पता होनी चाहिए ना। ये क्या डायरेक्ट रट्टा मान लिया कि C6H12O6 ये फॉर्मूला होगा ग्लूकोज का, भैया कैसे मान लिया तुमने, है ना।
एस का यही सेम फॉर्मूला भी तो फ्रक्टोज का होता है, यही सेम फॉर्मूला तो गैलेक्टोज का भी तो होता है मेरे भाई, ठीक है। तो रिएक्शन कैसे कंप्लीट हो रहा है, कैसे पता चलेगी ये ग्लूकोज का फॉर्मूला ना, तब आपको मेरे भाई ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, क्या CH2OH CHOH का होल 4 और C डबल बॉन्ड O और ये H, ठीक। इसमें एक एल्डिहाइड ग्रुप होता है और 5 हाइड्रोक्सी समूह होते हैं, ठीक है ना। वो अभी आपको दिख रहे होंगे, 4 ये दिख रहे हैं, एक ये दिख रहा है, 5, ठीक है ना, ये चीज ध्यान रखना। फिलहाल अब अपन को किसके साथ करानी, टोलन अपकर्मक। तो मेरे भाई ध्यान रखना, टोलन अपकर्मक का फॉर्मूला होता है Ag2O। क्या होता है, Ag2O, ठीक। और इसकी रिएक्शन बहुत ही ईजी है, ये ऑक्सीजन आपको उठाकर किसको दे देना होता है, इस हाइड्रोजन को। जैसे ही आप हाइड्रोजन को दोगे तब आप देखोगे कि आपको कुछ ऐसी शक्ल नजर आएगी, CH2OH और CHOH का होल 4। मेरे भाई ध्यान से देखना बोर्ड की तरफ, सब कुछ क्लियर हो जाता है एक ही बार में। C डबल बॉन्ड O, अब यहाँ पर जहाँ H था अब वहां पर क्या हो जाएगा, OH हो जाएगा। बोल के देखो फटाफट से। और इधर पे आपके पास में अब सिल्वर के केवल और केवल कितने मॉलिक्यूल बचे, 2 मॉलिक्यूल बचे। बताओ जरा ध्यान से, क्या ये कहानी में कोई तकलीफ है किसी को। अब याद रखना मेरे भाई, जो चीज आप देख पा रहे हैं ना, इस फॉर्मूले को अपन बोलते हैं ग्लूकोनिक अम्ल। मेरे भाई याद रख लीजिएगा, क्या बोलते हैं, ग्लूकोनिक अम्ल, ठीक है ना। ऐसे ही रट्टा मान लीजिएगा इस चीज को कि क्या कहा जाता है, इसको ग्लूकोनिक अम्ल कहा जाता है, ठीक। अब इस चीज को क्या बोला जाता है, तो इस चीज को मेरे भाई बोलते हैं रजत दर्पण। क्या बोलते हैं, रजत दर्पण। टोलन अपकर्मक की यही तो पहचान है कि ये इस तरीके से कार्बोनिल यौगिकों के साथ अपक्रिया करके वो अम्ल में चेंज कर देता है और खुद रजत दर्पण बन जाता है। बात समझ में आ रहा। तो इस चीज को ध्यान रखना है कि ये होगी हमारी टोलन अपकर्मक की पूरी कहानी। मेरे ख्याल से आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा इस 4 क्वेश्चंस में, ठीक है ना। आपने देख लिया आसानी से 4 क्वेश्चन को कैसे अपन ने सॉल्व करा है। अब फटाफट से मेरे भाई स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस चीज का, फिर अपन बातचीत करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में, ठीक है ना। चले भाई, अब अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और उस चीज को समझते हैं चल करके थोड़ा सा ध्यान से, है। चलिए भाई, पढ़िए क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़िए जरा। क्वेश्चन नंबर 4 के का में आपसे पूछा गया है क्या, कि यूरिया का 1 विलयन भारानुसार 6% है। ध्यान रखना है कि यूरिया का 1 विलयन भारानुसार 6% है। अब यूरिया किसके साथ मिला हुआ है, तो ध्यान से देखो, कह रहा यूरिया तथा जल के मोल प्रभाज की गणना करनी है। आसान सा काम है मेरे भाई, ठीक है ना, बहुत आसान सा न्यूमेरिकल है, ठीक है। 3 नंबर का है, थोड़ी तो मेहनत करनी पड़ेगी लेकिन, ठीक। चलिए हर एक चीज को अपन क्लियर करते हैं। जैसे मैंने आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करूं तब आप बोलोगे कि भैया हमारे पास में कुछ इस प्रकार का एक विलयन है, इस प्रकार का हमारे पास में कोई एक विलयन है, ठीक है ना भैया। अब इस प्रकार के विलयन में आप देखेंगे कि आपको यहाँ पर जो है ना 2 प्रकार की चीजें दे दी गई हैं, समझना बड़े ध्यान से, ठीक है ना। कितने प्रकार की चीजें दे दी गई हैं, तो जवाब आएगा भैया हमें 2 प्रकार की चीजें दे दी गई। बोले कौन कौन सी, तो ध्यान से देखिएगा। इस तरीके से आपने देखा कि यहाँ पर 2 पदार्थ मिले हुए हैं, एक पदार्थ ए है और एक पदार्थ क्या है मेरे भाई, बी है, ठीक है ना। ये ध्यान रखना, इसमें 2 पदार्थ मिले हुए हैं, ठीक। अब हम लोग ए मान करके चलते हैं किस चीज को, तो बोलोगे भैया हम लोग ए मानते हैं विलेय को। किसको मानते हैं, विलेय को मानते हैं, ठीक। अब एक चीज आपको अच्छे से क्लियर करना, विलेय किसे कहा जाता है, जो भैया पदार्थ में कम होता है उसको विलेय कह देते हैं, ठीक। अच्छा, बी चीज किसको मानते हैं, तो बोलोगे बी हम लोग मानते हैं किस चीज को, तो बोलोगे विलायक को, ठीक। ध्यान से समझना, पहले मैं कुछ थोड़ी सी आपके मन में कुछ चीजें बैठा दूं ताकि चीजें आपको क्लियर हो जाए थोड़ी थोड़ी, ठीक। अब विलायक किसको बोलते हैं, तो बोलोगे जो विलयन में क्या है, ज्यादा है, ठीक ना मेरे भाई। अब ध्यान देना कि विलयन किस चीज का बनाया गया, 2 चीजों का बना हुआ है, कि यूरिया का बना हुआ है और किस चीज का बना हुआ है, जल का बना हुआ है, ठीक। अब हमें बस ये ध्यान देना कौन कम है कौन ज्यादा है। तो इस पूरे के पूरे विलयन में अगर मैं समझाऊं तो आपको टोटल परसेंटेज आपका कितना होता है, तो जवाब आएगा भैया 100%। अब इस 100% में आपने देखा, आपको साफ साफ लिख दिया कि 6% आपके पास में क्या है, यूरिया है। यूरिया फॉर्मूला क्या होता है, NH2CONH2, ठीक है ना भाई। अब बाकी का बचा हुआ 100 में से 6 चला गया तो कितना बोलोगे भैया, 94%। अब जो 94% है वो क्या होगा भैया आपका, तो बोलोगे चल हो गया। अब जरा बताओ कि 6% ज्यादा है कि 94% ज्यादा है, तो बोलोगे भैया 6% तो बहुत कम वैल्यू है और 94% बहुत ज्यादा वैल्यू है, ठीक। इसका मतलब साफ है कि ये विलायक हो गया और ये क्या हो गया, विलेय हो गया, ठीक। इतने काम आप कर सकते हो कि नहीं कर सकते, बोलो जरा ध्यान से, ठीक। ये पहचान लो कि नहीं पहचान लो कि विलेय कौन है, विलायक कौन है, ठीक। अब इन्हीं से ही हमें क्या करना होता है, तो मोल अंश निकालने से पहले मेरे भाई आपको मोलों की संख्या क्लियर होनी चाहिए, ठीक है ना। अगर मोलों की संख्या क्लियर नहीं है आपको तो फिर मोल अंश आप निकालने से रहे कभी नहीं निकाल पाएंगे, ये बात ध्यान रख लीजिएगा, ठीक। तो पहले क्या करते हैं, मोलों की संख्या निकालते हैं। अगर अब आपको ये चीजें क्लियर हो गई है ना, तो इन्हीं को हमने आपसे कहा
कि इन्हीं को ग्राम में चेंज कर दो। किसमें चेंज कर दो भैया? ग्राम में चेंज कर दो। ठीक, अगर कोई वैल्यू ग्राम में चेंज होती है तो वो मान बन जाती है किसका? डब्ल्यू का, भार का। ठीक है, वेट का। चीजें क्लियर हो गई? बोले ठीक है। अब इसको अपन हटाते हैं और चीजों को समझते हैं, कोशिश करते हैं कि आपने दो चीजें तो यहाँ पर क्लियर कर ली कि विलेय के रूप में हमारे पास में क्या है, तो जवाब आएगा यूरिया, और विलायक के रूप में हमारे पास में क्या है, तो जवाब आएगा जल है। ठीक है ना भाई? तो अब अपन क्या करते हैं, यूरिया के द्रव्यमान को लिखते हैं या यूरिया के भार को लिखते हैं। तो यूरिया के भार को अपन लिखेंगे डब्ल्यू से। ठीक, अब यूरिया का जो भार दिया गया है ना मेरे भाई, वो कितना दिया गया है, तो बोलोगे भैया कह रहा 6%। हमने क्या बोला आपसे कि परसेंट को तुरंत किसमें चेंज कर दो? ग्राम में। तो 6 ग्राम हो जाएगा किसका मान, तो बोलोगे यूरिया। फॉर्मूला लिख लो NH2CONH2। ओके, अब क्या करना है कि इसी WA से मान बना लेना है मेरे भाई आपको, किसका? MA का। अब MA के मान के लिए ध्यान से देखो, आपको यहाँ पर यूरिया का फॉर्मूला दिया गया है, क्या? NH2CONH2। ठीक, अच्छा अगर आप निकालेंगे तो 60 आएगा, और दे भी दिया गया क्वेश्चन में, तब भी कोई बड़ी समस्या की बात नहीं, मजा ही आ गया आपको। क्या कि भैया हमारी थोड़ी सी मेहनत बच गई। अब ये मान आपको कितना दे दिया गया है, तो बोलोगे भैया 60 ग्राम प्रति मोल हमें ये मान दे दिया गया है। ठीक है ना? अब क्या करते हैं, नेक्स्ट कहानी। तो ये तो हो गई किसकी? WA और MA की कहानी हो गई। ठीक है, अब जो विलायक था उसको भी तो समझ लो। तो विलायक के रूप में आप किसको लिखते थे? बोले पानी को। तो कितना दिया गया? WB। बाकी का कौन सा हिस्सा बचा? तो बोलोगे 94 ग्राम। ठीक है ना? तो ये पानी हो गया, तो यहाँ पर लिख देंगे 94 ग्राम H2O। ठीक, अब इसी से आप मान बना लीजिए मेरे भाई किस चीज का, तो बोलोगे MB का। तो MB का मान बनाओगे तो फॉर्मूला आपके पास में क्या रहा, तो बोलोगे H2O। तो H2O के लिए तो बहुत ही छोटा मान होता है, क्या होता है? जवाब आएगा 18 ग्राम प्रति मोल। इतनी कहानी सबको समझ में आई कि नहीं आई, जरा ये बताओ हमको। अगर कहानी समझ में आ गई है ना, तो अब अपन बातचीत करते हैं। सबसे पहले यूरिया के मोलों की संख्या निकालते हैं। क्या बोलोगे? यूरिया के मोल की संख्या या यूरिया के मोलों की संख्या। ठीक है ना? यूरिया के मोलों की संख्या। ठीक, ऐसे ध्यान रखना, यूरिया के मोलों की संख्या। ठीक है ना भाई? तो अब ध्यान रखना, मोलों की संख्या को लिखा किस चीज से जाता है, तो जवाब आना चाहिए भैया N से। अब यूरिया को क्या मान लियो? विलेय। तो क्या लिख देना है? A। तो Na बराबर फॉर्मूला होता है द्रव्यमान बटे आणविक द्रव्यमान। तो Na बराबर क्या मिलेगा? WA बटे MA। ठीक है ना? ध्यान रखना। अब WA का मान आपने देखा क्वेश्चन में आपको कितना मिला है, तो बोले भैया केवल और केवल 6 मिला है। और नीचे देखो MA का मान आपने कितना लिख रखा है, तो बोलो भैया 60 ग्राम मिला। अब हमने कहा इनको जब आप काटोगे तो 6 से काट दिया तो नीचे बचेगा 10। इसको जब हम लोग लिखेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं 0.1। क्या बोल सकते हो? 0.1 मोल। अब हमें यहां तक कहानी में अगर किसी को कोई तकलीफ है तो बताए, समझ लो। ये चीज समझ में आ गई ना कि भैया सभी को? ठीक है ना? बोले भैया बिल्कुल कतई समझ में आ गई, मजा आ गया, आपने जिस तरीके से समझाया हमको। ठीक, अब देखो दूसरी चीज। अब हमने कहा भैया दूसरी चीज आपके पास में लिखा हुआ है जल। तो अब लिखोगे कि जल के मोलों की संख्या। क्या बोलोगे? जल के मोलों की संख्या। ठीक है ना भैया? ऐसे ध्यान रखना। अब जल के मोलों की संख्या निकालनी है तो बहुत आसान सा काम है। अब आप लिखेंगे क्या? मोलों की संख्या को N, जल आपका विलायक है तो NB। अब NB बराबर फॉर्मूला क्या मिलेगा आपको? बोलोगे WB बटे MB। ठीक है ना भैया? अब WB का मान आपको देखो क्वेश्चन में दिया गया है 94 डिवाइडेड बाय MB का मान आपने निकाला है कितना? 18। ठीक है ना? तो यहाँ पर लिख दीजिए 18। अब जरा बताओ कोई दिक्कत किसी को? ठीक है ना? अब इसको काट दो, पहले 2 से निपटाते हैं। तो 2 ने 18, इसको काटा, 2 चौको 8 और 2 सत्ते 14। ठीक है ना? अब 9 से काट दिया अपन ने, तो 9 से काटेंगे तो 9 पंचे 45। देख लो ना ध्यान से, 9 पंचे 45 हो गया। ठीक, अब कितना बचा? 2 बचा, दशमलव लगा दिया, 0 बढ़ा दिया, 20 हो जाएगा। अब फिर से 9 से काट दीजिए तो 9 दूनी 18। बस इतना ही रखो, एक अंक तक निकाल लिया, बहुत है। तो 5.2 मोल आपको मिल गया। किसका आंसर? NB का आंसर मिल गया। ठीक, अब आपसे जो क्वेश्चन में पूछा गया है, कह रहा है कि यूरिया तथा जल दोनों के मोल प्रभाज या दोनों के मोल अंश की गणना करनी है। ठीक, तो मैंने आपसे कहा चलो सबसे पहले अपन निकाल देते हैं यूरिया का मोल अंश। क्या बोलोगे? यूरिया का मोल अंश। ठीक है ना भाई? ये ध्यान रखना। अब यूरिया का मोल अंश या इसी को मोल प्रभाज भी कह देते हैं, तो मोल प्रभाज लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अच्छा मोल प्रभाज का जो सिंबल होता है वो इस तरीके से एक्स के जैसे बनता है, काई बोलते हैं भैया। ठीक, अब यूरिया विलेय इसलिए क्या मान लेना? XA। तो XA बराबर जो मेरे भाई फॉर्मूला होता है वो होता है NA बटे NA प्लस NB।
ये चीज याद रख लीजिए, ठीक। अब Na का मान आपके पास में दिख रहा है, कितना दिया गया है, तो बोलोगे 0.1 बटे, फिर से लिख दो 0.1 प्लस 5.2, ठीक है ना, ऐसे ध्यान रखना। अब इनको जल्दी से कैलकुलेट कर लो, तो क्या मिलेगा, 0.1 अपॉन 5 कितना हो जाएगा, दशमलव के बाद जोड़ोगे 2 और 1 3, तो 5.3। अब इसको कैलकुलेट कर लेना, जो आंसर आएगा वही आपका मोल प्रभाव हो जाएगा, ठीक। अब दूसरा एक चीज और यहाँ पर दिया गया है, वो क्या दे रखा है, तो बोलोगे जल, तो कह रहा जल का मोल प्रभाज, क्या लिख देना, जल का मोल प्रभाज, ठीक है ना भाई। अब जल का मोल प्रभाज निकालने की बात करी गई है, तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर से आप किसको लिखोगे, मोल अंश को, तो x से, अब जल विलायक था तो b लिख देना, एक्स बी बराबर फॉर्मूला मिलेगा मेरे भाई क्या, एन बी बटे एन ए प्लस का एन बी, ठीक है ना, ऐसे लिख देना। अब एन बी का मान आपको पता है कितना दिया है, 5.2 बटे एन ए का मान है 0.1 प्लस एन बी का मान फिर से 5.2, और उसके बाद आप रखेंगे क्या कि 5.2 अपॉन 5.3, ठीक है ना भाई। तो अब जो भी आंसर आएगा मेरे भाई वो यहीं पर आपको लिख लेने हैं, दोनों के आंसर कैलकुलेट करके, ठीक है ना। इतनी तो कैलकुलेशन आप कर ही सकते हैं मेरे भाई, बात समझ में आ गई, कहानी के लिए आ गई, ठीक है ना। न्यूमेरिकल कठिन नहीं होते हैं मेरे भाई, थोड़ा थोड़ा सा केवल दिमाग लगाना होता है और कॉन्सेप्ट को क्लियर करना होता है कि कैसे कैसे हमें न्यूमेरिकल को आगे सॉल्व करना है, ठीक है। चलो भाई फटाफट से स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, है ना। चलिएगा, ठीक है, ध्यान से। अब हमारे पास में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो होगा क्वेश्चन नंबर खा, ठीक है ना, ऐसे ध्यान देते हैं। अब इसमें देखिएगा जरा ध्यान से वापस से आकर के कि क्वेश्चन नंबर खा की कहानी को, जरा निम्न अभिक्रिया वाले सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। कोई दिक्कत नहीं, बड़ा आसान सा काम है, विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है हमें, ठीक है। और इस तरीके से आपको कोई रिएक्शन दे देगी, ठीक। 3 नंबर का न्यूमेरिकल है भाई, न्यूमेरिकल में बिल्कुल भी दम नहीं है, न्यूमेरिकल में कोई दम नहीं है, बिल्कुल आसान सा न्यूमेरिकल है। चलो एक बार क्लियर कर लेते हैं। सबसे पहले अपन यहाँ पर आते हैं, हमारे पास में एक रिएक्शन दी गई, रिएक्शन है बेटा जिंक सॉलिड प्लस 2Ag सिंगल प्लस, समझना ध्यान से, ठीक है ना। और ये किस रूप में दिया गया, एक्वस के रूप में, एरो। अब इधर आ जाते हैं तो लिखा हुआ जिंक 2 प्लस एक्वस के फॉर्म में है और प्लस में 2Ag सॉलिड के रूप में, ठीक। ये रिएक्शन आपको देखनी, बोली कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। जब भी आपसे विद्युत वाहक बल की बात करे तब आपसे पूछा गया है किसका मान, तो बोलोगे भैया ई नॉट सेल का मान हमसे पूछ लिया गया है, कोई समस्या की बात नहीं है, ठीक। आराम से करेंगे ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व हम लोग ना। और कुछ मान भी दिए गए पहले उनको भी यहाँ पर नोट कर लो, तो क्या मिला है, ई नॉट जिंक 2 प्लस 2 जिंक, ये वैल्यू आपको दी गई है माइनस का 0.76, ठीक है। एक और मान दिया गया उसको भी लिख लेते, तो ई नॉट Ag प्लस 2Ag, ठीक है ना। और ये जो वैल्यू दी गई है वो कितनी दी गई है, 0.80 वोल्ट, ठीक है ना, ऐसे। ये चीजें क्लियर हो गई, बोले हाँ इसमें तो कोई समस्या नहीं, ठीक। अब आपको ये समझना है कि किसको एनोड माने किसको कैथोड माने, क्योंकि अगर आपको ये चीजें पता करनी है ना तो फिर आपको एक फॉर्मूला पढ़ना होता है, वो होता है ई नॉट सेल बराबर ई नॉट कैथोड, ध्यान देना मेरे भाई, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, ठीक है ना। ये होता है हमारे पास में फॉर्मूला, ठीक है, कैथोड माइनस एनोड। अब आपको बस एक चीज क्लियर करनी है कि इसमें कैथोड किसको माना जाए और एनोड किसको माना जाए, बस इतना अगर आपने क्लियर कर लिया मेरे भाई तो न्यूमेरिकल आपको बिल्कुल तुरंत आ जाएगा। ठीक है, चलो अभी ध्यान देना, हमसे कहा गया है क्या कि हमें कैथोड और एनोड पहचानना होता है, तो कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको एक थोड़ी सी ट्रिक बताता हूँ, जुगाड़ बताता हूँ, ये पेपर में लिखना मत जा करके, ठीक है। हमें अगर ये चीज क्लियर करनी है कि एनोड किसे कहते हैं, किसको, एनोड, तो आप छोटी सी एक मेरी बात याद रख लेना, और वो ये बात है क्या कि जो चीज आपको पहले सॉलिड के रूप में दिख जाए मेरे भाई, किसके रूप में दिख जाए, सॉलिड के रूप में, और एरो के बाद वो चीज किसमें दिख जाए आपको, आयन के रूप में दिख जाए, तो समझ लेना वो एनोड है, ठीक। दूसरी चीज, हमें कोई चीज अगर कैथोड पहचाननी है तो उसके लिए भी मैं आपको एक जुगाड़ बता दे रहा हूँ, बड़े ध्यान से समझ लेना, क्या कि कोई चीज हमें पहले किस रूप में दिख जाए, आयन के रूप में दिख जाए, किस रूप में दिख जाए, आयन के रूप में, और फिर वो यहाँ तक जब एरो के बाद देखो उसमें आप
तब वो आपको किसके रूप में दिख जाए, तो सॉलिड के रूप में दिख जाए, तो समझ लेना कि वो क्या कहलाएगा, कैथोड कहलाएगा। ठीक, इतना काम कर सकते हो, नहीं कर सकते, बोलो जरा ध्यान से। ये पहचानने के लिए मैंने लिख दिया, इसको पेपर में मत लिखना। ठीक, अब क्या करोगे, ध्यान से समझ लो कि तुमने देखा पहले जिंक हमारा किस रूप में दिख रहा, सॉलिड के रूप में, और इधर देखो किस में बन गया, आयन के रूप में। मतलब जिंक क्या हो गया तुम्हारा, एनोड का काम करेगा। बात पल्ले पड़ गई, बोले ठीक है, समझना है। अब देखो सिल्वर पहले आपका आयन के रूप में दिख रहा, बाद में क्या बन गया, सॉलिड बन गया। इसका मतलब साफ है कि ये किसका काम करेगा, कैथोड का। अब मान रख दीजिए करके हो गया काम। इतना ही तो आपको करना था, यही तो पहचानना था। तो ई नॉट सेल बराबर कैथोड। अब देखो कैथोड की किसको माना है आपने, तो बोलोगे सिल्वर को, तो सिल्वर वाला मान आपके सामने ये रहा। तो क्या रखोगे, 0.80 माइनस, आगे बढ़ जाओ। अब एनोड किसको माने हो, तो बोले जिंक को, तो जिंक वाला मान ये रहा, माइनस का 0.76। कैलकुलेट कर लेते हैं तो क्या मिलेगा आपको, ई नॉट सेल बराबर 0.80 माइनस माइनस प्लस 0.76 बराबर, जोड़ दीजिए बेटा। 6 में 0 जोड़ोगे तो कितना मिलेगा, बोलोगे 6 मिला भैया। ठीक, 7 में 8 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, तो बोलोगे 8 और 7 15 हो जाएगा। ठीक है ना, अब 15 हो जाएगा तो आप ध्यान रखेंगे कि इसका जो आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा, 1.56 वोल्ट। ठीक है, जरा आप बताओ कि कहीं न्यूमेरिकल में कोई कठिनाई मिली किसी को, क्या सोचो, है ना, कितने इजी न्यूमेरिकल और 3-3 नंबर के न्यूमेरिकल आ रहे हैं। जरा सोचने वाली बात ये है, कितना आसान पेपर आता है मेरे भाई केमिस्ट्री का। अगर आप थोड़ी सी मेहनत कर लो, मैं यकीन दिलाता हूँ आप आराम से 95-96 नंबर लेकर के आओगे केमिस्ट्री में। बात समझ लो, केमिस्ट्री के जितना भाई कोई आसान सब्जेक्ट नहीं होता है, हिंदी भी नहीं होती यहाँ तक कि, मान लीजिए बात को ध्यान से। ठीक है ना, हिंदी और इंग्लिश में इतना आपको रट्टा मारना पड़ेगा, तब जाकर कहीं आप बेहतर नंबर लेकर के आ पाओगे। लेकिन मैं अगर बात करूँ आपको केमिस्ट्री की, फिजिक्स से भी आसान सब्जेक्ट है केमिस्ट्री, बस सबसे थोड़ी थोड़ी मेहनत की जरूरत होती है मेरे भाई। ठीक है, थोड़ा डेडिकेशन दिखा लो, थोड़ी कंटिन्यूटी दिखा लो। अगर आपने लगातार चीजों को थोड़े दिनों तक कवर करके रखा, तो मैं यकीन दिलाता हूँ आप बेहतर तरीके से चीजों को समझ पाएंगे। ठीक है ना, तो आपको पैटर्न समझ में आ रहा होगा कि क्वेश्चन हमारे एग्जाम में कैसे कैसे बन सकते हैं। ठीक है, फटाफट से चीजों को बेटा समझने की कोशिश करिएगा, फटाफट से नोट कर लीजिए चीजों को। ठीक है, अब फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ भी चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को भी समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना, चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ठीक है ना, ये अपन ने खा नंबर तो कर लिया। ठीक, अब नंबर गा की बारी आ गई। ठीक, तो करा अभिक्रिया की कोटि और आणविकता को उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। ठीक है ना, अभिक्रिया की कोटि और आणविकता हमें कैसे बतानी, उदाहरण देकर के समझानी है। ठीक है ना, तो आप ऐसे बोल सकते हो क्या कि अभिक्रिया की जो कोटि है उसकी डेफिनेशन लिख देनी, अभिक्रिया की आणविकता उसकी डेफिनेशन लिख देनी। ठीक, तो उदाहरण से समझा देते हैं, फिर आगे की बातचीत करते हैं इसमें लेकर के। ठीक, तो आप अभिक्रिया की कोटि और अभिक्रिया की आणविकता को लेकर के जो उदाहरण लिखेंगे, तो आप सबसे बेहतर एग्जाम्पल आपके पास में ये होगा कि CH3C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे लिखेंगे आप O और इधर लिख दीजिएगा C2H5। ठीक है ना, एथिल एसीटेट, ये किसका फॉर्मूला हो गया, बोलोगे एसीटेट का। ये वाला किसका हो गया, एथिल का। तो एथिल एसीटेट का जल अपघटन करा देना। ठीक है ना, इससे बेहतर एग्जाम्पल फिर आपको आणविकता और कोटि के लिए कुछ हो नहीं सकता है। ठीक है, अब जैसे ही आप इसका कहानी बनाएंगे, तब आप देखेंगे कि यहाँ से आपको क्या मिलता है, बोलोगे H का प्लस मिलेगा और OH का क्या मिल जाएगा, माइनस मिल जाएगा। ठीक, तो आप यहाँ कहीं से एक बॉन्ड को ब्रेक करा देते हैं तो कहानी समझ में आती है। हमने कहा चलो यहाँ से करा दीजिए, तो इधर माइनस दिख जाएगा, इधर प्लस दिख जाएगा। ठीक, जोड़ दीजिए प्लस को माइनस से, माइनस को प्लस से। तब आप फाइनली जो देखेंगे वो ये दिखेगा आपको क्या, कि CH3 फिर C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, O माइनस है तो इसके पास H का प्लस आ जाएगा। C2H5 के पास में चार्ज प्लस का, तो इसके पास में OH का माइनस आ जाएगा। तब आपने देखा ये एसिटिक अम्ल बन गया और ये क्या बन गया, एथिल अल्कोहल बन गया। ठीक है ना भाई, अब यहाँ पर ध्यान देना है क्या, कि जो अभिक्रिया की कोटि होती है वो अभिकारकों की सांद्रता के घात के योगफल के बराबर होती है। ठीक है, जो अभिक्रिया की कोटि होती है ना मेरे भाई, वो क्या होती है, अभिकारकों की सांद्रता के घात के योगफल के बराबर होती है। जो अभिकारकों की सांद्रता होती है ना, उनके घात के जो घातें होती है ना, उनके योगफल के बराबर होती है। जैसे अगर मैं इस चीज के लिए फॉर्मूला लिखना चाहूँ, वेग बराबर, ध्यान से समझना मेरे भाई। ठीक है ना, अगर मैं वेग बराबर फॉर्मूला लिखूं, तो मैं वेग बराबर लिखता हूं क्या, k, और a की पावर में अपन लिखते हैं x इंटू में b की पावर में अपन लिखते हैं y। समझना ध्यान से। ठीक है ना, तो अगर मैं इस वाले रिएक्शन के लिए अगर फॉर्मूला लिखना चाहूं, तो मेरे पास जो फॉर्मूला होगा वो कुछ इस तरीके का होगा कि भैया वेग बराबर में k, और a की जगह आप देख पा रहे होंगे, आपको ये दिख रहा है एथिल एसीटेट। ठीक है ना, तो अपन यहाँ पर लिखेंगे CH3C डबल O C2H5।
ठीक है, की पावर 1 इंटू, और ध्यान रखना है यहाँ पर दूसरा क्या दिख रहा है, बी की जगह आपको H2O, तो H2O की पावर कितना लिखना पड़ेगा, 0। ऐसा क्यों होता है, तो ध्यान रखना है कि इस रिएक्शन में केवल और केवल अभिकारक में एथिल एसीटेट की कहानी समझ में आती है, यही बेटा अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करता है, जल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक, अब अगर मैं आपको यहाँ पर कोटि की कहानी समझाऊं, किसकी कहानी समझाऊं, कोटि की कहानी समझाऊं, तो कोटि n बराबर फॉर्मूला होता है मेरे भाई x प्लस वाई, तो x की जगह पे 1 दिख रहा है प्लस y की जगह पे 0 दिख रहा है, मतलब 1 निकल करके आया। मतलब अगर मैं यहाँ पर आपको थोड़ी सी और बातें करूँ तो यहाँ पर बोलोगे भैया कि जो हमारे पास में निकल कर आएगा कोटि, वो क्या निकल कर आएगी, प्रथम कोटि निकल कर आएगी। जरा इतनी बात हमें बताओ कि यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है किसी को क्या, ठीक है ना, ये कोटि की कहानी सबको पल्ले पड़ी कि नहीं पड़ी, बोल भैया बिल्कुल समझ में आ गई। ठीक, लेकिन अब बारी आती है भैया किस चीज की, तो बोलोगे आणविकता की। कोटि आपने देख ली, अब अगर हम बातचीत करें किसकी, आणविकता की बातचीत करें ना मेरे भाई, ठीक है, तब आप बोलोगे भैया कि इसमें जो आणविकता है वो कितनी है इसकी, तो बोलोगे 2। क्यों 2 है, तो ध्यान से देखो, एक मॉलिक्यूल आपने किसका लिया है, एथिल एसीटेट का, और एक ही मॉलिक्यूल आपने किसका लिया है, जल का। ठीक, तो अभिक्रिया के लिए आवश्यक या न्यूनतम अणुओं की संख्या जो होती है ना मेरे भाई, वो क्या कहलाती है, अभिक्रिया की आणविकता कहलाती है। ठीक, सुनना ध्यान से, क्या कि अभिक्रिया के लिए आवश्यक या न्यूनतम अणुओं की संख्या जो है ना, वो क्या कहलाती है, अभिक्रिया की आणविकता कहलाती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो आपने देखा एग्जांपल से बेहतर तरीके से कि जो आपको कोटि देखने को मिली वो कितनी मिली मेरे भाई, प्रथम कोटि मिली, लेकिन आणविकता कितनी निकल करके आई, 2 निकल करके आई। ठीक है ना, ऐसे चीजों को क्लियर करते हैं, फटाफट से मेरे भाई चीजों को नोट कर लीजिएगा, फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। समझ रहे हो ना चीजों को, इसीलिए कहा जाता है भैया कि आपको बहुत बेहतर तरीके से चीजों को समझना पड़ेगा। ठीक, अब हमने कहा आपसे कि चलो क्वेश्चन नंबर घ बना करके देखो, है क्रिया की कोटि हो गया, हाँ घ नंबर। ठीक, क्या संक्रमण तत्व तो क्या है, स्पष्ट कीजिए। संक्रमण धातुएं सामान्यतः रंगीन यौगिक बनाते हैं, और संक्रमण धातुएं अथवा आयन इसके ज्यादातर यौगिक अनुचुंबकीय होते हैं। कोई दिक्कत नहीं, सबसे पहले अपन बातचीत करते हैं संक्रमण तत्व क्या है। ठीक, तो अपन हेडिंग बनाते हैं संक्रमण तत्व, साथ में लिखते चलिएगा ना, क्योंकि मैं पूरी थ्योरी लिखूंगा नहीं, लिखने में समय ज्यादा बर्बाद होता है, ये बात आप अच्छी तरीके से जानते हैं। ठीक है ना, तो वह लिखना नहीं है, केवल आपको लिखना है, मैं केवल आपको ये बताता रहूंगा कि किसको कहा जाता है। ठीक, संक्रमण तत्व, तो आपको ध्यान रखना है क्या, कि वे तत्व जिनकी मूल अवस्था में, क्या बोलते हो, कि वे तत्व जिनकी मूल अवस्था में, ठीक है ना, ध्यान रखना कौन सी अवस्था में, तो कह रहा मूल अवस्था में या किसी भी ऑक्सीकरण अवस्था में, या क्या बोलोगे, किसी भी ऑक्सीकरण अवस्था में, ये चीज ध्यान रखना, मूल अवस्था में या किसी भी ऑक्सीकरण अवस्था में अगर उनका डी उपकोष अपूर्ण है, मेरे भाई ध्यान रखना, डी उपकोष, अगर डी उपकोष अपूर्ण है, तो आप याद रखेंगे मेरे भाई कि वो क्या कहलाएगा, हमारा जो डी उपकोष अपूर्ण है वो क्या कहलाएगा, तो तुम बोलोगे वो संक्रमण तत्व कहलाएगा। बस ये ध्यान रखो, मूल अवस्था में या किसी भी ऑक्सीकरण अवस्था में किसी का भी अगर डी उपकोष अपूर्ण है तो वो क्या कहलाएगा, संक्रमण तत्व कहलाएगा। बात समझ में आ गई कहानी की नहीं आगे, क्या बोलोगे, संक्रमण तत्व कहलाएगा। ठीक, ऐसे समझ लेते हैं डेफिनेशन को। ठीक है, अब आपसे लोग एग्जाम्पल पूछेंगे, वो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वो जरूरी चीजें हैं। ठीक, कह रहे संक्रमण धातुएं सामान्यतः रंगीन यौगिक बनाते हैं, तो हमने कहा इसी का एग्जाम्पल समझ लो, ध्यान से क्या करोगे, रंगीन। तो रंगीन के लिए क्या कहानी है, मैं सिखाता हूँ आपको। ठीक है, तो मैंने आपसे बताया कि चलो पहले कॉपर को निपटा लेते हैं। तो जो कॉपर होता है वो कितने नंबर पर होता है, तो जवाब दोगे भैया कॉपर हमें 29 नंबर पर देखने को मिलता है। अब कॉपर का जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने जाओगे तो क्या बोलोगे भैया कि आर्गन 3D और क्या लिखोगे 4s। ठीक, मैंने कहा अब इसमें इलेक्ट्रॉन जल्दी से भर दीजिए। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन भरने के लिए आप देखो कि इसमें एस में 1 में भरना पड़ता है और डी में कितने भरने पड़ते हैं 10, ऐसे 29, 18 और 1 19, 19 10 29। ठीक, अब हमने कहा देखो, अच्छा डी उपकोष का यहाँ पूर्ण दिख रहा था, मैं तो बोलो इसका तो डी उपकोष पूर्ण नहीं, तो क्या ये संक्रमण तत्व है, मैंने कहा भाई बिल्कुल है, अभी मूल अवस्था में नहीं दिख रहा डी उपकोष ना, हमने कहा चलो इसकी ऑक्सीकरण अवस्था देखते हैं निकाल करके। ठीक, तो हमने आपसे कहा कि कॉपर का सिंगल प्लस ले लीजिए, तब आप देखें कि 28 बचेगा, फिर आप जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे तो क्या करोगे, बोले आर्गन लिखेंगे, 3D लिखेंगे, 4s लिखेंगे। ठीक, अब एक इलेक्ट्रॉन दान कर देना है तो बातम कोष से निकाला जाता है, तो इधर 0 बचेगा, इधर अभी भी कितना है 10, तो बोले भैया इसकी तो ऑक्सीकरण अवस्था भी निकाल ली आपने, तब भी नहीं दिख रहा, लेकिन हमने क्या बोला, किसी भी ऑक्सीकरण अवस्था में, +1 में नहीं दिख रहा, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बार और तीसरी कहानी को समझ लेते। ठीक, तो हमने कहा आपसे कि कॉपर का 2+ निकाल दीजिए मेरे भाई, क्या निकाल दीजिए, कॉपर का 2+। ठीक,
अब 2 दान करोगे तो कितना बचेगा, बोलोगे 27। अब 27 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब करने जाओगे तब क्या लिखोगे, तो बोले भैया अपन लिखेंगे आर्गन 3D और 4s, ठीक है ना। अब s से तो 1 निकल पाता है, तो इधर तो कितना बचेगा 0। अभी भी हमें कितने इलेक्ट्रॉन निकालने, 1 निकालने हैं, तो d में कितना बचेगा 9। अब हमने कहा बेटा इनके लिए कक्षक बना दो। सबको पढ़ रखा है, सब ने पढ़ रखा है कि भैया d के लिए कितने कक्षक बनाए जाते हैं, बोलोगे 5 बनाए जाते हैं, ठीक। अब 5 कक्षक बनाने के लिए आपको क्या करना है, इसमें 9 इलेक्ट्रॉन भर देने हैं। अब 9 इलेक्ट्रॉन जब आप भरोगे तब आप देखो ध्यान से कि कुछ इस तरीके से आपको 9 इलेक्ट्रॉन भर देना है। अब आपके पास में एक कैसा इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन दिख रहा है। क्या दिख रहा है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन दिख रहा है। बोले कितना दिख रहा है, बोले भैया 1 दिख रहा है। तो बस यही कारण होता है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ही बताते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन कैसे होने वाले हैं, रंगीन होने वाले। कैसे होने वाले, रंगीन। और याद रखना है, यही बता देता है आपसे कि ये इलेक्ट्रॉन कैसे होने वाले हैं, अनुचुंबकीय होने वाले। कैसे होने वाले मेरे भाई, अनुचुंबकीय होने वाले हैं, ठीक। तो ये एक एग्जांपल आपको क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, ठीक। अब देखो ध्यान से, इसका डी उपकोष अपूर्ण है कि नहीं है। लास्ट टाइम में देखो ध्यान से कॉपर 2+ वाले में तो यही तो आपको पढ़ाया गया है कि भैया मूल अवस्था में या किसी भी ऑक्सीकरण अवस्था में अगर आपका डी उपकोष अपूर्ण है तो फिर वो 100% संक्रमण तत्व है। लेकिन जिंक की बात करें तो जिंक में कोई अपूर्ण नहीं मिलता, तो वो क्या है, आपका संक्रमण तत्व नहीं आता है, ठीक। ये ध्यान रखना। अब एक एग्जाम्पल और समझ लो जो अनुचुंबकीय की कैटेगरी बता दे। वैसे बता तो यही भी देता है कि इसको अनुचुंबकीय बोल देते हैं, समझ रहे हो, लेकिन अब अपन समझ लेते हैं दूसरे एग्जाम्पल से, ठीक। तो हमने कहा आपसे क्या कर दो, आप मैग्नीज ले लीजिए। मान लो क्या ले लीजिए, मैग्नीज। तो मैग्नीज कितने नंबर पर आता है, तो जवाब आएगा भैया 25 नंबर पर, ठीक है ना। जरा ध्यान देना। तो 25 का जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे तो क्या करोगे भैया, ऐसे करेंगे, ठीक है ना। आर्गन और क्या करेंगे 3D के बाद आप क्या करेंगे 4s, ठीक। तो हमने आपसे कहा एस में कितने भर दो, 2। तो 18 और 2 20, 20 और 5 25। तो देखो इसका तो अभी से क्या है, अपूर्ण है। और अगर अभी से अपूर्ण है तो जरा सोच करके देखो मेरे भाई क्या हो जाएगा, संक्रमण तत्व। तो ये सीधा सीधा दिख रहा है, ठीक। लेकिन अब हमने कहा इसमें आपसे ध्यान से देखो, ठीक। तो अब आप इसमें क्या कर दो, ऐसे कक्षक बना लो। तो 1 2 3 4 और 5, ठीक। अब आपने 5 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो बोले 1 2 3 4 और 5। अब आपने देखा कि आपके पास में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी दिख रही है, तो बोलोगे भैया हमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी दिख रही है, 5 दिख रही है। अब यही कारण है कि जहां अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं वही इलेक्ट्रॉन आपका मतलब वो कैसा होता है, अनुचुंबकीय होता है। मेरे भाई बात समझ में आई कि नहीं, वो कैसा होता है, अनुचुंबकीय होता है। और प्लस में ऊपर आपने देखा रंगीन, याद रखना, ठीक है ना। कैसा होता है, रंगीन होता है। तो बस ये चीज आप याद रखेंगे। इस तरीके से आपको चीजें समझनी है। मेरे ख्याल से आपको ये चारों के चारों क्वेश्चन भी अच्छी तरीके से क्लियर हो गए होंगे, ठीक है ना मेरे भाई। तो आज के लेक्चर में केवल हम लोग इतना ही रखेंगे, ठीक है ना। अब आगे के जो नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6, इनको अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे, ठीक है ना भाई। तो आज के लेक्चर में केवल इतना ही। हम लोग फिर से मिलेंगे इसके नेक्स्ट लेक्चर में। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये चीजें बहुत बेहतर तरीके से समझ में आई होंगी, ठीक है ना। और हर रोज के तरीके से एक प्यारे से कमेंट की उम्मीद रहती है आपसे, ठीक है। तो अगर चीजें आपको बेहतर समझ में आई हैं या फिर आपका कोई डाउट रह गया है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है ना मेरे भाई। तो हम लोग फिर से मिलेंगे इसके नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप अपना ख्याल रखना और पूरी मेहनत के साथ में, शिद्दत के साथ में मेरे भाई अब अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी को बंद मत करना। ईमानदारी से मेहनत करते रहना मेरे भाई, ठीक है। रिजल्ट बेहतर आएगा, ये बात यकीन रखिए आप, ठीक है।